नमस्कार। आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। आज का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 और 2025 वाला जो आपका पोर्शन चल रहा है, जिसमें आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी 17 यानी 17वें नंबर की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सोली विद फ्रेंड्स जो आपकी क्लास थी यानी लास्ट क्लास थी, उसमें आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के बारे में बात किया था। यानी व्यापार एवं पैसे से जो इनकम होती है वह कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी उसमें कटौतियाँ मिलती है, कौन कौन सी उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस है, कौन सी धाराएं, उनके बारे में बात कर चुके हैं। तो उस चैप्टर में से कुछ पार्ट रह गया था। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉसेस के बारे में बात करेंगे, और फिर उसके बाद में जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका इसी वीडियो में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो इनकम होती है 5 प्रकार के हेड शीर्षक होते हैं। ठीक है, सैलरी का अलग होता है, हाउस का अलग अलग होता है, बिजनेस का अलग होता है, प्रोफेशन का अलग होता है, और इसके अलावा जो रिमेनिंग इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंक्लूड की जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका वीडियो। और आपको पता ही है कि ये कोर्स जब आपके जो एनर्जी डिपार्टमेंट के जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 26 है, उसके रिगार्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है। यानी आपसे किसी प्रकार से कोई 1 रुपये का चार्ज वसूल नहीं किया जाएगा, सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। और मैंने अब टेलीग्राम चैनल पर अभी इनकम टैक्स से 1961 और 2025 की कंबाइंड PDF सेंड कर दिए, और उसके अलावा कंपनी लॉ, आपका IT एक्ट है, इसके अलावा आपका IPR है, कंपटीशन एक्ट है, CCA है, उनकी PDF मैं ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ, अभी जस्ट किया है। तो आप लोग उनको देखना। यानी हालांकि उनकी क्लासें भी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन पहले आपको PDF मिल जाएगी तो अपनी पढ़ाई को आप पहले से जारी रख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मैं आगामी जो भी और सब्जेक्ट आपके रिमेनिंग है उनके नोट्स भी अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, जल्दी उनके नोट्स भी दे दूंगा, और क्लासें आपकी पैरेलल रूप से चलती रहेगी। तो जो आपके 16 नंबर की क्लास थी फ्रेंड्स, उसमें अपन ने बात की थी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के बारे में बात किया था, जिसमें व्यापार एवं पैसे से आय के बारे में बात हो चुकी थी। व्यापार एवं पैसे की क्रय योग्य आय कौन कौन सी होती है उसके बारे में बात हो चुकी थी। फिर व्यवसाय की क्रय योग्य आय की गणना किस प्रकार से की जाती है, व्यय के संबंध में छूट कौन कौन सी होती है, आयकर अधिनियम 61 के संबंध स्पष्ट से स्वीकृत व्यय कौन कौन से हैं, और इसके अलावा आयकर अधिनियम 61 में स्पष्ट अस्वीकृत व्यय यानी रिजेक्टेड व्यय कौन कौन से हैं जिन पर छूट नहीं दी जाती है। इसके अलावा लास्ट क्लास में बात की थी फ्रेंड्स अपन ने हाथ संबंधी प्रावधान के बारे में बात की थी, फिर कंडीशंस के बारे में बात की थी, और फिर बात की थी हाथ की दरें। आयकर अधिनियम के अनुसार जो भी भवन पे, फर्नीचर पे है, मोटर कार, पुस्तकें, जहाज, अमूर्त संपत्तियां, उन पर कितनी रेट है। पूंजी लाभों के बारे में, कैपिटल गेन्स के बारे में बात की थी। पूंजी लाभ के मध्य कौन कौन सी उनके बारे में बात की थी। और फिर बात की थी अपन ने पूंजी संपत्तियों के प्रकार देखे थे, यानी कितने प्रकार की होती है। फिर जिसमें बात की थी अल्पकालीन पूंजी लाभ के बारे में, लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, कहाँ से, दीर्घकालीन पूंजी लाभ से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, दीर्घकालीन पूंजी लाभ से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आपका टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें। जो भी आपके नॉन है, जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं बिजली बोर्ड की, उन साथियों तक जरूर वीडियो पहुंचाए क्योंकि आपको जो ये बैच है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो देखते हैं दीर्घकालीन पूंजी लाभ यानी क्या होता है। दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजी लाभ दीर्घकालीन पूंजी लाभ कहलाते हैं। इसकी गणना निम्न प्रकार की जाती है। ये क्या कर रहा है कि दीर्घकालीन जो पूंजी संपत्ति होती है को ट्रांसफर करने का मतलब है उसको बेचने से जो भी पूंजी लाभ होता है या हानि होता है वो एक तरीके से पूंजी लाभ या हानि कहलाती है। द कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स आर टर्म्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, दे आर कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अभी इनकी कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है, तो इसमें आपका टेबल बना रखिए, पर्टिकुलर अमाउंट है। सबसे पहले अब इसका एग्जांपल देखते हुए इसका सोल्यूशन करेंगे। तो सेल्स कंसिडरेशन ऑफ असेट्स है, जैसे मान के चलो कोई संपत्ति को अपन ने 1.5 लाख रुपए में सेल्स कर दिया। ठीक है, फिर इसमें लेस कर देंगे एन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट्स। जैसे इंडेक्स जो सूचकांक लागत थी उसमें जो भी एक्विजिशन लागत थी वो जैसे मान के चलो 50,000 मान लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं। फिर इंडेक्स कॉस्ट इंप्रूवमेंट है, यानी कॉस्ट में इंप्रूवमेंट पर जैसे आपने 5,000 रुपये का एक्सपेंसेज कर दिया है वो लेस हो जाएगा। इसके अलावा ट्रांसफर सेल्स एक्सपेंसेज लॉन्ग टर्म, यानी ट्रांसफर सेल्स एक्सपेंसेज लॉन्ग टर्म कैपिटल है। ठीक है, अब इसमें से जो अपन ट्रांसफर किया है सेल्स पे जो खर्चे हुए हैं, जैसे आप 10,000 रुपये का खर्चा हो गया हस्तांतरण पर, इनका टोटल करेंगे तो आपका 65,000 आ गया। कितना आ गया, 65,000 का आपका खर्चा हो चुका है। और इसको अगर माइनस करेंगे तो आपके कितने आ जाएंगे, 85,000। तो 85,000 का यहाँ पे एक तरीके से आपको प्लस यानी प्रॉफिट गेन हो रहा है।
अगर यहाँ पे ज़्यादा खर्चे होते हैं, लेस करने में ज़्यादा आते हैं, तो आपका एक तरह से यहाँ पे हानि भी हो सकती थी। ठीक है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी आपको हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्पल देखा, उसके अकॉर्डिंग आपका 85,000 का यहाँ पे लॉसेज गेन हो रहा है। अब इसमें से निम्न कटौतियां और करेंगे, यानी लेस रिडक्शन अंडर सेक्शन 54, 54A, 54, 54O, 54AC, यानी इनमें जब आपका चैप्टर आएगा जो स्वीकृत कटौतियां हैं उनमें देखेंगे इनको, ये क्या क्या होती है। 54E, 54F, 54G, 54GA एंड 54GB वो माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे 85 है उसमें से जैसे 10,000 रुपये माइनस कर दिया, फिर कितना रह गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कितना हो जाएगा यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा आपका 85 में 10 माइनस कर देंगे 75,000, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी 75 आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा और इस पर आपका टैक्स लगेगा। ठीक है, अल्पकालीन लास्ट वीडियो में हो चुका था, दीर्घकालीन इस वीडियो में कर चुके हैं। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन हाथ के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, हाथ के बारे में। तो संपत्ति व्यवसाय में प्रयोग आने वाली हसित संपत्तियों को विक्रय से होने वाला लाभ या हानि अल्पकालीन लाभ या हानि होता है, इसकी गणना निम्न प्रकार की जाती है। यानी डेप्रिसिएशन के बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि जब भी जो भी मशीन है अगर उसका कंटिन्यू रूप से या समय व्यतीत होने पर जो भी हास होता है, जो भी घिसावट होती है, प्रचलन होता है, तो वो एक तरीके से डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो डेप्रिसिएशन द प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ डेप्रिसिएबल असेट्स यूज्ड इन द बिजनेस स्टेज इज क्लासिफाइड एज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और लॉस, इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे डेप्रिसिएशन का, तो सेल्स कंसिडरेशन देखते हैं पहले, इसको उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे सेल्स कंसिडरेशन देखते हैं, 1 लाख रुपए का मान लेते हैं, कितना माने 1 लाख रुपए मान लेते हैं। अब इसमें लेस करेंगे डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ ग्रुप ऑफ असेट्स, यानी जो भी समूह संपत्तियां उनका डेप्रिसिएशन का वैल्यू निकालते हैं। जैसे मान के चलो 20,000 रुपया है डेप्रिसिएशन वैल्यू। फिर कॉस्ट ऑफ असेट्स परसेंट ड्यूरिंग द ईयर, यानी वर्ष के दौरान जो भी मशीनरी को खरीदा गया है उसकी लागत कितनी है। जैसे 25,000 रुपये की लागत ड्यूरिंग ईयर आ जाती है परचेज करने में किसी मशीनरी की लागत। ट्रांसफर एक्सपेंसेस हस्तांतरण पर जो जैसे 10,000 रुपये खर्च हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं 10,000 खर्च हो जाते हैं। फिर 1 लाख रुपए के तो आपके कंसिडरेशन हो गया, 20 और 45 पहले 55। ठीक है, तो 1 लाख में 55 माइनस कर देंगे तो आपको 45,000 कितना हो जाएगा, 45,000 रुपये आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 45,000 रुपये का आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। इसमें जब डिडक्शन कर देंगे अंडर सेक्शन 54D, 54G, 54G में हो जाएगा। जैसे 5,000 रुपये का डिडक्शन कर देते हैं, यहाँ पे छूट ले लेते हैं। फिर आपको जो रिमेनिंग राशि कितनी है 40,000 की, तो 40,000 हो जाएगी आपकी टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। अगर यहाँ पे लॉस होता है, ठीक है, इनको लेस करने के बाद में अगर लॉस हो जाता है, यहाँ पे प्रॉफिट के रूप में मैंने देखा है, अगर लॉस होता है तो टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या लॉसेज यहाँ पे जो भी राशि आएगी तो वो राशि आ जाएगी। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ, अगर लॉस होता तो यहाँ पे लॉस टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेज आ जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से कैलकुलेशन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं प्राप्त करने की सूचकांक लागत है। अब ये इंपॉर्टेंट है, यानी जो प्राप्त करने की सूचकांक लागत है मशीनरी पर वो किस प्रकार से है। प्राप्त करने की सूचकांक लागत का से उस राशि से है जिसका संपत्ति को प्राप्त करने की लागत से वही अनुपात है जो संपत्ति को हस्तांतरण करने वाले वर्ष की लागत मुद्रास्फीति, यानी जो महंगाई के लिए मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन होता है, मुद्रास्फीति सूचकांक का संपत्ति को प्राप्त करने वाले वर्ष अथवा ये ध्यान रखना 1 अप्रैल 2001 क्या है, 1 अप्रैल 2001 को आरंभ होने वाले वर्ष जो दोनों में बाद में हो, यानी विच और इस मोर देन एन, एक तरीके से जो भी बाद में हो या अधिक हो, कि लागत सूचकांक से है धारा 48 में बता रखा है। देन इंडेक्स्ड द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रेफर्स टू एन अमाउंट दैट बियर्स द सेम proportion to the cost of acquisition of the assets as the cost inflation index for the year of transfer of the assets bears to cost inflation index for the year in which is assets was acquired or the year beginning on 1st April 2001 whichever is later, यानी क्या क्या जाएगा इसमें whichever is later, क्या जाएगा फ्रेंड्स whichever is later, सेक्शन 48 थर्ड में बता रखा है। नेक्स्ट है इसमें 1 अप्रैल 2000 के पूर्व, ये तो बाद वाली स्थिति हो गई। अब 1 अप्रैल 2001 के पूर्व की संपत्ति यदि करदाता ने कोई संपत्ति 1 अप्रैल 2001 से पूर्व प्राप्त की है, कब प्राप्त की है 1 अप्रैल 2001 से पूर्व अगर किसी करदाता ने संपत्ति प्राप्त की है तो संपत्ति को प्राप्त करने की तिथि से 1 अप्रैल 2001 मानते हुए इसकी सूचकांकित लागत निम्न प्रकार याद की जाएगी। अगर 1 अप्रैल 2001 के बाद में प्राप्त किए तो सूचकांक की आवश्यकता नहीं है, और 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर कोई संपत्ति प्राप्त की है तो यहाँ पे सूचकांकित लागत याद की जाएगी। अब इसमें पहले सूत्र है, यानी क्या फॉर्मूला बता रखा है यहाँ पे, तो संपत्ति की मूल लागत, यानी संपत्ति की मूल लागत या 1 अप्रैल 2001 को संपत्ति का बाजार मूल्य दोनों में से जो भी अधिक हो, ठीक है, दोनों में से जो भी अधिक हो मल्टीप्लाई कर देंगे हस्तांतरण वर्ष का लागत मुद्रास्फीति सूचकांक, क्या जाएगा मल्टीप्लाई हस्तांतरण वर्ष का लागत मुद्रास्फीति सूचकांक अपॉन वर्ष 2001-2 का लागत मुद्रास्फीति सूचकांक, अर्थात 100 यहाँ पे मान लेंगे। इस प्रकार से सूत्र आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट है 31 मार्च 2001 के पश्चात की संपत्ति यदि करदाता ने कोई संपत्ति 31 मार्च 2001, अब इसमें क्या बता रखा है नेक्स्ट सिचुएशन में, एंड 31 मार्च 2001 यानी 31 मार्च 2001 के पश्चात की संपत्ति यदि टैक्स पेड ने कोई संपत्ति 31 मार्च 2001 के पश्चात प्राप्त की है, यानी 31 मार्च 2001 के पश्चात में अगर परचेज किया है, प्राप्त किया है, तो संपत्ति को प्राप्त करने की सूचकांकित लागत निम्न प्रकार यहाँ पे याद की जाएगी। अब इसका सूत्र हो जाएगा आपका संपत्ति की मूल लागत मल्टीप्लाई हस्तांतरण वर्ष का लागत मुद्रास्फीति सूचकांक है कि क्या है, मल्टीप्लाई हस्तांतरण वर्ष का लागत मुद्रास्फीति सूचकांक है अपॉन प्राप्ति वर्ष का लागत मुद्रास्फीति सूचकांक यहाँ पे आ जाएगा। अब सूचकांकों की सारणी दे रखी है वो देखेंगे। सुधार की सूचकांक लागत एवं लागत मुद्रास्फीति सूचकांक क्या है, सुधार करने के सूचकांक की लागत से आशय क्या होता है कि उस राशि से है जिसका सुधार करने की लागत से वही अनुपात होगा जो संपत्ति का हस्तांतरण करने वाले वर्ष की लागत मुद्रास्फीति सूचकांक का संपत्ति में सुधार करने वाले वर्ष में लागत मुद्रास्फीति सूचकांक से होगा, यानी एक तरह सिमिलरिटी यहाँ पे बताया गया है धारा 48(4) में। An index cost of improvement refers to an amount that bears the same proportion to the cost of improvement as the cost inflation index for the year of transfer of the assets bears to the cost inflation index for the year in which the improvement to the assets took place section 48(4). अब विभिन्न वर्षों के लिए अधिसूचित लागत सूचकांक मैंने इसमें बता रखा है, यानी विभिन्न वर्षों के लिए अधिसूचित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक निम्न प्रकार से है। क्या है, अधिसूचित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक विभिन्न प्रकार से है। अब इसका फाइनेंशियल ईयर देखते हैं और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII देखते हैं, यानी CII की यह शॉर्ट है तो फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी लागत मुद्रास्फीति सूचकांक। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर बता रहे 2001-2 में था 100 था, 2-3 में 105 था। ये टेबल आपको मैं भेज चुका हूँ, उसमें देख लेना आप, लेकिन यहाँ पे रीडिंग मार लेते हैं। 3-4 में 109 था, 4-5 में 113 सूचकांक था, 5-6 में 217 था, यानी इसकी वैल्यू थी उसमें। 6-7 में 122 था, 7-8 में 119 था, 8-9 में आपका 137 था, 9-10 में 148 था, 10-11 में 167, फिर 11-12 में 184, 12-13 में 200, 220, 240, 15-16 में 254 और 16-17 में 264 और 17-18 में 272 था, 18-19 आपके 280 मुद्रास्फीति सूचकांक था। नेक्स्ट है कर से मुक्त पूंजी ब्याज, यानी इस प्रकार सूचकांक आपके प्रश्न में नहीं पूछेंगे, हालांकि एक नॉलेज के लिए दे रखा है। ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं आएगा तो इसमें ज्यादा अनावश्यक समय आपको वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कर से मुक्त पूंजी लाभ कौन कौन से है, कर से मुक्त पूंजी लाभ क्या है, कर से मुक्त पूंजी लाभ है तो आयकर अधिनियम की धारा 1033, 1036, 37, 38, 54, 54, 54D, 54AC, 54EE और 54F और 54G, 54G तथा 54GB में दिए गए प्रावधानों के अनुसार पूंजी लाभ क्या है, यानी पूंजी लाभ कर मुक्त है। पूंजी लाभ शीर्षक की इन कटौतियों के पश्चात शुद्ध आय ही कर योग्य होती है। तो कर से मुक्त पूंजीगत लाभ निम्न है, इनका कटौतियां करने के बाद में क्या प्राप्त हो जाएगी, शुद्ध आय ही कर योग्य होगी। अब पूंजीगत प्रॉफिट्स को देखते हैं कौन कौन से। युक्त है यूनिट योजना 64 को हस्तांतरण पर पूंजी लाभ धारा 1033 है, कौन सी है, यानी यूनिट योजना 64 के तहत हस्तांतरण पर पूंजी लाभ धारा 1033 है। इसके अलावा सूचीबद्ध साधारण अंशों के लिस्टेड जो शेयर्स होते हैं के ट्रांसफर पर दीर्घकालीन पूंजी लाभ अगर कोई होता है 1033 में दे रखा है। इसके अलावा शहरी कृषि भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण पर पूंजी लाभ धारा 1037 है। इसके अलावा प्रतिभूतियों के हस्तांतरण से दीर्घकालीन पूंजी लाभ धारा 1038 है। इसके अलावा विद्युत उत्पादन व वितरण करने वाले उपक्रम द्वारा संपत्ति को हस्तांतरण धारा 1041 है। और इसके अलावा आवासीय मकान संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न दीर्घकालीन पूंजी लाभ है धारा 54 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग। शहरी कृषि भूमि की बिक्री से अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन पूंजी लाभ धारा 54 भी है। इसके अलावा औद्योगिक भूमि तथा या भवन के अनिवार्य अधिग्रहण पर अल्पकालीन या दीर्घकालीन पूंजी लाभ धारा 54D में है। इसके अलावा भूमि या भवन के हस्तांतरण से उत्पन्न लाभ धारा 54EC है। किसी भी दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न लाभ है। इसके अलावा किसी आवासीय मकान संपत्ति का अतिरिक्त किसी अन्य संपत्ति से होने वाले दीर्घकालीन पूंजी लाभ बशर्ते करदाता के पास एक से अधिक आवासीय मकान संपत्ति यहाँ पर नहीं हो, धारा 54 में कंडीशन दे रखी है। इसके अलावा आवासीय भूमि व भवन से दीर्घकालीन पूंजी लाभों पर कर की मुक्ति धारा 54 में बता रखा है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में औद्योगिक उपक्रम को ग्रामीण क्षेत्र में ट्रांसफर करने पर जो अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन पूंजी लाभ होता है वो छूट मिलती है, यहाँ पे धारा 54 है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में औद्योगिक उपक्रम को विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में स्थानांतरित करने पर अल्पकालीन दीर्घकालीन पूंजी लाभ जो होता है 54 में यहाँ पे इस प्रकार से हमें छूट दी जाती है। ठीक है, तो इंग्लिश वर्जन इसका देर का, तो यहाँ पे ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी वही बात करेंगे। अब आपका फ्रेंड्स मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। ऊपर तो आपका 16 नंबर की जो क्लास चल रही थी उसमें कुछ यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के रिगार्डिंग कुछ शेष रह गया था, इस क्लास में कंप्लीट किया था। और इस क्लास का जो हेडिंग था यानी इस क्लास का जो मुख्य मोटिव है इसको हम बात करेंगे अपन। जो 5 शीर्षक होते हैं इनकम के, तो इनकम फ्रॉम
अदर सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, अदर सोर्सेज, ठीक है। तो इसमें पूरा अब जो रिमेनिंग चैप्टर आपका इनकम फ्रॉम अदर शीर्षक के अंतर्गत बात करेंगे। पहले देखेंगे इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन कौन सी इनकम आती है, फिर भी किस प्रकार छूट दी जाती है, किस धारा के तहत दी जाती है, उनके बारे में अभी बात करेंगे। देखते हैं इसको। तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56(1) यानी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56(1) के अंतर्गत अन्य साधनों से आय के बारे में बता रखा है। और 2025 वाली एक्ट है, उसमें मैंने आपको 3-4 पार्ट में वीडियो पढ़ा दिया है। मैं ऑलरेडी क्लास कंप्लीट करवा चुका हूँ, साथ में आपको नोट्स भी मिल चुके हैं। तो आप जो भी हेडिंग दे रखी है धारा की वो आप जरूर मैच करें, ठीक है, आपको मैच जरूर करना है। और ऐसी यानी आयकर अधिनियम 61 की धारा 56(1) के अनुसार ऐसी सभी आय जो आय के प्रथम 4 शीर्षकों में से किसी भी शीर्षक में कर योग्य नहीं है और न ही जिन्हें पूर्णतः कर मुक्त घोषित किया गया है, उन्हें अन्य साधनों की आय शीर्षक में सम्मिलित किया जाता है। यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56(1) के अनुसार जो 5 शीर्षक होते हैं आपके इनकम के, एक सैलरी होता है, एक हाउस प्रॉपर्टी होता है, एक प्रोफेशन होता है, एक बिजनेस होता है, और ठीक है, और एक लास्ट होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो चारों के अलावा जो इनकम होती है वो एक तरह से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में यहाँ पे शामिल की जाती है। According to the section 56 clause 1 of the Income Tax Act 1961, all income that is not chargeable to tax under any of the first 4 heads of income and which has not been declared wholly exempt from tax is included under the head income from other sources। अन्य साधनों से आय में सम्मिलित बदे कौन कौन से, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है, यानी अन्य साधनों से जो आय होती है वो कौन कौन सी आय होती है। अब ठीक है, इस प्रकार से आपका प्रश्न आए एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, कि अन्य साधनों से जो भी आय आपको सामने दे दी जाएगी कि ये आय किस शीर्षक के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, ठीक है, या आपको इसमें जो छांटना होगा या प्रश्न किसी प्रकार से आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। धारा 56(2) अब क्या बता रखा है, सेक्शन 52 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग इस शीर्षक में निम्न आय को सम्मिलित किया जाता है। यानी इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 56 क्लॉज 2 द फॉलोइंग इनकम इज इंक्लूडेड अंडर दिस हेड है। अब इसमें कौन कौन से आय को शामिल किया जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। एक तो आपका लाभांश हो गया, डिविडेंड हो गया, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शामिल होता है। इसके अलावा कोई लॉटरी हो गई, वर्क पहली हो गई, गुड़दौड़ हो गया, ताश का खेल हो गया, जुआ या जमलिंग हो गया, कंडीशन कोई शर्त हो गई, अन्य खेल या दौड़ों से आकस्मिक आपको आय प्राप्त होती है तो एक तरीके से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहलाएगी। इसके अलावा करदाता द्वारा अपने कर्मचारियों से किसी कर्मचारी कल्याण योजना के लिए अंशदान या एनपीएस है, जीपीएफ जो भी राशि प्राप्त होती है वो एक तरह से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहलाती है। इसके अलावा प्रतिभूति पर जो ब्याज मिलता है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती है। मशीन प्लांट व फर्नीचर को किराए पर उठाने से आय जो व्यापार की आय नहीं हो, यानी मशीन प्लांट और फर्नीचर को किराए पर जो अगर उसको रेंटेड दिया जाता है तो उससे जो भी रेवेन्यू प्राप्त होता है, पर इसमें कंडीशन है कि वो व्यापार की आय में शामिल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शामिल होगी। इसके अलावा कोई गिफ्ट हो, क्षतिपूर्ति या अतिरिक्त क्षतिपूर्ति पर ब्याज की राशि है, गुप्त साधनों से कोई आय हो रही है, यानी ऐसे साधन जो इनकम आपने सोने कर रखे हैं, ठीक है, रिटर्न में आपने सोने कर रखे हैं लेकिन आपके पास में रेवेन्यू प्राप्त हो रही है तो एक तरह से गुप्त साधनों से आय मानी जाएगी। रॉयल्टी है, संचालक शुल्क है, बैंक या अन्य किसी संस्था से ब्याज की राशि प्राप्त होती है, बैंक अकाउंट से अगर आपको कोई भी ब्याज की राशि प्राप्त होती है तो एक तरह से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंक्लूड की जाती है। इसके अलावा उप किराएदारी से आय होती है या स्पष्ट या घोषित साधनों से आय है, यानी आपने स्पष्ट रूप से नहीं बता रखा है, एक तरह चोरी कर रहे हैं, ये इनकम कहाँ से आ रही है, वो एक तरीके से आपके स्पष्ट में घोषित साधनों से आय मानी जाती है। इसके अलावा गुड़दौड़ के घोड़े रखने से आय होती है, तो पारिवारिक पेंशन आपको मिलती है, ठीक है, फैमिली पेंशन जो मिलती है गवर्नमेंट द्वारा, वो एक तरीके से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मानी जाती है। तो सैलरी अलग होती है, पेंशन अलग चीज होती है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इसका इंग्लिश वर्जन देखें तो डिविडेंड हो गया आपका कैजुअल इनकम फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेसिंग, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग, बैटिंग एंड अदर गेम्स और रेसेज है। नेक्स्ट अमाउंट रिसीव्ड बाय द टैक्सपेयर फ्रॉम एम्प्लॉयज एज कंट्रीब्यूशंस टुवार्ड्स एनी एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम्स है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है। इसके अलावा इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट मशीनरी है, प्लांट एंड फर्नीचर ऑन हायर वेयर सच इनकम डज नॉट कंस्टिट्यूट बिजनेस इनकम है। इंटरेस्ट ऑन गिफ्ट्स है, कंपनसेशन है और एडिशनल कंपनसेशन इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज है। रॉयल्टीज, डायरेक्टर्स फी एंड इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बैंक और अदर इंस्टीट्यूशंस है। इनकम फ्रॉम सब लेटिंग है। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अनएक्सप्लेनेड एंड अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज एक्सेट्रा। इनकम फ्रॉम मेंटेनिंग सोर्सेज है और फैमिली पेंशन है। तो ये जो उपरोक्त जो भी बात की है वो एक तरीके से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शामिल की जाती है। अब इसमें इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार स्वीकृत कटौतियां कौन कौन सी है,
कि इनमें से किन किन पर कटौतियां छोड़ दी जाती है, यानी स्वीकृत कटौतियां। ठीक है। तो अन्य साधनों से आय शीर्षक की कर योग्य आय की गणना हेतु धारा 57 कौन सी है, यानी 61 के अनुसार धारा 57 है। 2025 वाले में आप देखना, आपको पीडीएफ मिल चुकी है, वीडियो क्लास कंप्लीट हो चुकी है। धारा 57 के अंतर्गत निम्नलिखित कटौतियां स्वीकृत की जाती है आपको, फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज द फॉलोइंग डिडक्शन आर अलाउड अंडर सेक्शन 57। यानी आय को अर्जित करने हेतु गत वर्ष में किए गए आयगत व्यय क्या क्या है। अब स्वीकृत कटौतियां कौन कौन सी होगी इसमें, एक तो होगी आय को अर्जित करने हेतु गत वर्ष में जो भी आयगत व्यय किए गए हैं। ठीक है, यानी आय को प्राप्त करने हेतु आपने जो भी खर्चा पिछले वर्ष किया गया है, जो भी एक्सपेंसेस जो है वो उसमें माइनस कर देंगे, इतनी छूट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा किराए पर दी जाने वाली मशीन है, फर्नीचर है, संयंत्र के संबंध में अगर आपने कोई मरम्मत कोई भी रिपेयरिंग का कार्य करवाया है, ठीक है, यानी जो भी आपने सर्विस करवाई है, रिपेयरिंग का जो भी एक्सेट्रा जो भी कार्य आपने करवाया है, और उसके अलावा जो डेप्रिसिएशन पर हास हुआ है वो माइनस हो जाएगा। इसके अलावा पारिवारिक पेंशन के बारे में बात करें, जो फैमिली पेंशन होती है उसका 1/3 या तो 1/3 होना चाहिए या 15,000 रुपया, विच और इज लेस देन। ठीक है, यानी इनमें से जो भी कम है वो इतनी यहाँ पे छूट मिल जाएगी, या तो पारिवारिक पेंशन का 1/3 मिल जाएगा या 15,000 रुपये जो भी कम हो वो इतनी छूट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा निवेश के लिए उधार ली गई कोई राशि पर देय ब्याज है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया गया है, अगर किसी व्यक्ति से उधार ली गई है और उस पर आपने कोई ब्याज आप पे कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे छूट मिल जाएगी। इसके अलावा लाभांश ब्याज के संग्रह के व्यय है, एंड कोई डिविडेंड है, कोई इंटरेस्ट के कलेक्शन के रिगार्डिंग जो भी एक्सपेंसेस किए गए हैं तो उनमें आपको छूट यहाँ पे मिल जाएगी। किसमें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अकॉर्डिंग। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू अर्न द इनकम, रिपेयर्स एंड डेप्रिसिएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ मशीनरी, फर्नीचर एंड प्लांट लेट आउट ऑन हायर, 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन, और 15,000 whichever is lower, interest payable on amounts borrowed for investment, expenses for the collection of dividends and interest rate। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम ये कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं हानियों को आगे ले जाना तथा उनकी पूर्ति करना। अब किसी वित्तीय वर्ष में हानि हो जाती है, अब जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कंपनी को या प्रत्येक संस्था को या हर कंपनी को हमेशा लाभ हो, कुछ वर्षों में उनको हानियां भी हो जाती है जो कंटिन्यू रूप से कई वर्षों तक चल भी सकती है। ठीक है, इस संबंध में जो टैक्स का भुगतान करना है उन हानियों को कितने वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है, यानी इनकम टैक्स एक्ट में सब प्रावधान कर रखा है, तो उसके बारे में बात करते हैं। यानी हानियों को आगे ले जाना तथा उनकी पूर्ति करना, यानी एक शीर्षक की हानि, यानी जो भी 5 शीर्षक है आपके, सैलरी का, आपका हाउस का, बिजनेस का, प्रोफेशन का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, यानी 5 शीर्षकों, यानी एक शीर्षक की हानि उसी शीर्षक के अन्य स्रोत की आय से अथवा अन्य शीर्षक की आय से पूरी की जा सकती है, यानी उसी से भी की जा सकती है, अन्य से भी की जा सकती है। परंतु कभी कभी अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार इसी शीर्षक की अन्य स्रोत की आय अथवा अन्य शीर्षकों की आय से पूर्ति करने के बाद भी हानि रह जाती है, यानी सेम शीर्षक से अन्य शीर्षक से अगर पूर्ति करने के बाद में अगर कोई हानि रह जाती है तो इसी वर्ष न होने वाली अधिकांश हानियों को आगे ले जाकर पूरा करने का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। ठीक है, अगर उसी संबंधित वर्ष में नहीं हो पाती है, आगामी वर्ष में इसको आगे ले जाया जाता है, तो विभिन्न शीर्षकों की हानियों को आगे ले जाकर पूर्ति करने की व्यवस्था निम्नलिखित है। एंड द अरेंजमेंट फॉर कैरिंग फॉरवर्ड एंड सेटिंग ऑफ लॉसेज अंडर वेरियस हेड्स आर एज फॉलोज। तो ये जो टेबल्स देखिए ये काफी महत्वपूर्ण है, इसमें से आपका प्रश्न आने की यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। अब इसको देखना आपको, ये तो हो गया आपका लॉसेज, क्या हो गया लॉसेज, और ये है पूर्ति है तो अधिकतम वर्ष स्रोत है, जो इसकी पूर्ति की जाएगी अधिकतम कितनी की जा सकती है। अगर मकान संपत्ति से हानि हुई है, किसे हुई है, अगर किसी करदाता को मकान संपत्ति से हानि हो रही है बेचने पर, तो 8 वर्ष कब तक 8 वर्ष मकान संपत्ति की आय से, यानी मकान संपत्ति से जो अगर मकान संपत्ति से हानि होती है तो उस हानि की भरपाई करने हेतु मकान संपत्ति से जो आगामी 8 वर्षों तक आय प्राप्त होगी उस आय से इसका समायोजन या हानियों को आगे ले जाया जाएगा। कब तक ले जाया जाएगा, 8 वर्ष तक। अगर सट्टा व्यापार से हानि, तो अगर सट्टा व्यापार से हानि होती है तो 4 वर्ष सट्टे के लाभ से, और व्यापार पैसे से अगर कोई हानि होती है तो 8 वर्ष व्यापार सामान्य एवं सट्टे पैसे की आय से इसको आगे इसकी पूर्ति की जाएगी। इसके अलावा फर्म की कोई हानि होती है, फर्म को दोषी होता है तो नियमानुसार फर्म स्वयं पूरा करेगी, नियम के अकॉर्डिंग जो भी नियम है उसके अनुसार फर्म उसको स्वयं पूरा करेगी। अल्पकालीन अगर पूंजीगत हानि होती है तो 8 वर्ष पूंजीगत लाभों से इसका समायोजन किया जाएगा, आगे ले जाया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई दीर्घकालीन पूंजीगत हानि होती है, अल्पकालीन पूंजीगत हानि 8 वर्ष के लिए है, पूंजीगत लाभों से करेंगे, और दीर्घकालीन पूंजीगत अगर हानि होती है तो 8 वर्ष तक दीर्घकालीन पूंजीगत लाभों से इनकी पूर्ति की जाएगी। किससे की जाएगी, दोनों स्थिति में पूंजीगत लाभों से इनकी पूर्ति की जाएगी। कब तक, 8 वर्ष तक। गुड़दौड़ के घोड़े रखने से अगर कोई हानि होती है किसी करदाता को तो 4 वर्ष तक समायोजन किया जाएगा, यानी हानियों को आप आगे ले जा सकते हैं गुड़दौड़ के घोड़ों की आय से, जो भी गुड़दौड़ के घोड़ों की आय से संबंधित है उस आय से इसका समायोजन कर दिया जाएगा। इसके अलावा शोधित हास्य है, यानी अनडिस्क्लोज
एक तरीके से आपका डेप्रिसिएशन है, यानी अशोधित आय है। अगर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया गया है तो अनिश्चित काल के लिए सभी प्रकार की आय से, अनिश्चित काल के लिए इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे आनियों को, और अनिश्चित काल के लिए सभी प्रकार की जो भी आय होगी उनसे इनका समायोजन कर दिया जाएगा। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट आते हैं आपके डिम्ड इनकम, यानी डिम्ड इनकम क्या होती है, मानी गई आय। क्या है नेक्स्ट टॉपिक आपका, डिम्ड इनकम यानी मानी गई आय। अब इस प्रकार प्रश्न आ सकता है, मानी गई आय क्या होती है, मानी गई आय में कौन कौन सी मदों को सम्मिलित किया जाता है। तो आयकर अधिनियम की धारा 60 से लेकर 65 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, 25 वाला आप देखना। आयकर अधिनियम मैंने पीडीएफ नोट्स क्लास से कंप्लीट करवा चुका हूँ, उसमें आपको मिल जाएगी। तो आयकर अधिनियम की धारा 60 से लेकर 65 के अंतर्गत ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसमें करदाता को स्वयं की वास्तविक आय के अतिरिक्त ऐसी आय पर भी कर देना होता है तो दूसरों के नाम सुव्यवस्थित की गई है, इससे हस्तांतरणकर्ता की मानी गई आय कहा जाता है। ऐसी आय निम्नलिखित है, यानी इसका कहने का तात्पर्य है कि कई व्यक्ति इतने चतुर होते हैं, तेज होते हैं, ठीक है, वो टैक्स चोरी करने के रिगार्डिंग जो अपनी इनकम होती है किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर कर देते हैं, अन्य के नाम कर देते हैं, एक्सेट्रा जो भी चीज़ें टैक्स चोरी के रिगार्डिंग, कर अपवंचन के रिगार्डिंग ये कार्य किए जाते हैं। लेकिन बाद में अगर आयकर विभाग द्वारा ये चीज़ें पकड़ में आती है तो जो आय का आय पर जो टैक्स लगेगा वो हस्तांतरणकर्ता व्यक्ति पर भी यहाँ पे लगाया जाएगा, ना कि जिस व्यक्ति को यहाँ पे हस्तांतरित व्यक्ति को ट्रांसफर किया गया उस पर नहीं लगेगा। हस्तांतरणकर्ता की आय पर यहाँ पे टैक्स लगेगा, तो उसे कोई डिम्ड इनकम कहा जाता है। And provisions have been made under section 60 to 65 of the income tax act whereby a taxpayer is required to pay tax not only on their own actual income but also on income arranged in the names of others. This is referred to as the deemed income of the transferor. Such income includes the following. अब इनमें से कौन कौन सी इनकम है वो देखते हैं। संपत्ति का हस्तांतरण किए बिना आय का हस्तांतरण करना, यानी किसी व्यक्ति के पास में संपत्ति है लेकिन जो उस संपत्ति से जो रेवेन्यू प्राप्त हो रही है उसने एक संपत्ति को, जमीन से जो एक्स्ट्रा जो भी एसेट्स है उसको अन्य व्यक्ति को एक तरीके से उसका मालिकाना तो ट्रांसफर नहीं किया है, लेकिन जो भी उसकी इनकम है अन्य व्यक्ति के नाम उसको कर दिया है, ठीक है, टैक्स बचाने के चक्कर में। लेकिन जो बाद में अगर वो पकड़ा जाता है तो वो टैक्स है हस्तांतरणकर्ता व्यक्ति पर लगेगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी किसी संपत्ति से होने वाली आय को किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर कर देता है लेकिन उस संपत्ति के स्वामित्व यानी मालिकाना का ट्रांसफर नहीं करता है तो इस प्रकार की आय हस्तांतरणकर्ता की आय में, जैसे एक्स और वाई है, वाई की संपत्ति है वो सॉरी एक्स की संपत्ति है वो वाई को ट्रांसफर कर देता है ताकि एक्स का टैक्स कम लगे, लेकिन बाद में पकड़ में आने पर जो टैक्स वो इनकम टैक्सेबल होगी वो एक्स पर होगी, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स सेक्शन 60 इफ ए पर्सन ट्रांसफर द इनकम अराइजिंग फ्रॉम एन एसेट्स टू अनदर person but does not transfer the ownership of that asset, such income is included in the income of the transferor. अब नेक्स्ट बात करें संपत्ति का खंडनीय हस्तांतरण करते हैं, एंड संपत्ति का अगर कोई रिवोकेबल ट्रांसफर करता है तो उस संबंध में क्या होगा, संपत्ति का खंडनीय हस्तांतरण है धारा 61 के अंतर्गत। ये धारा ध्यान रखनी है आपको, संपत्ति का खंडनीय हस्तांतरण यानी रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स है सेक्शन 61 में के अकॉर्डिंग। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी किसी संपत्ति का किसी अन्य व्यक्ति को खंडनीय हस्तांतरण किया हो तो ऐसी संपत्ति से उस अन्य व्यक्ति को प्राप्त होने वाली आय हस्तांतरणकर्ता की कुल आय में सम्मिलित की जाएगी। किसकी आय में सम्मिलित कर जाएगी, ट्रांसफर जिस व्यक्ति ने हस्तांतरण किया है, जैसे एक्स व्यक्ति है तो एक्स व्यक्ति की आय में उसको शामिल किया जाएगा। अब इसमें देखते हैं जीवन साथी की आय देखते हैं, धारा 64 के अनुसार निम्नलिखित दशाओं में एक व्यक्ति की आय उसके जीवन साथी की आय में जोड़ी जाती है। अब जीवन साथी की आय में कौन कौन सी दशा में जोड़ी जाती है वो देखें। एक तो सार्वजनिक हित के कारण जीवन साथी को प्राप्त वेतन, कमीशन है आदि की आय। यदि किसी व्यक्ति के जीवन साथी को संस्था में वेतन मिलता हो, बोनस हो, कमीशन आय या अन्य पारिश्रमिक मिलता है जिसमें उस व्यक्ति का सार्वजनिक अगर हित है, क्या है, अगर सार्वजनिक हित है तो सार्वजनिक हित व्यक्ति की कुल आय में जीवन साथी का ऐसा पारिश्रमिक यहाँ पे शामिल होगा। नेक्स्ट है जीवन साथी को हस्तांतरित संपत्ति से आय। अगर जीवन साथी को हस्तांतरित संपत्ति से अगर कोई आय होती है, यदि चाहे यहाँ पे पति हो चाहे पत्नी हो, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी को किसी संपत्ति का हस्तांतरण बिना प्रतिफल करता है, यानी ट्रांसफर एक तरह जमीन को अगर वो एक तरह से गिफ्ट कर देता है, यानी उसने किसी प्रकार से कंसिडरेशन प्रतिफल नहीं लिया है, तो इस स्थिति में ऐसी संपत्ति से होने वाली आय हस्तांतरणकर्ता की आय में सम्मिलित की जाएगी। जैसे उदाहरण देखा था अभी एक्स वाई, तो एक्स की जो व्यक्ति हस्तांतरण करता है उसी की आय में उसको शामिल किया जाएगा और उसी आय पर टैक्सेबल लगेगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू ए spouse, if an individual transfer any assets to their spouses without consideration, the income arising from such an assets shall be included in the income of the transferor. नेक्स्ट है अगर कोई पुत्र वधु है और पुत्र वधु को हस्तांतरित संपत्ति से आई, ये इंपोर्टेंट है, ये काफी महत्वपूर्ण है, इसकी ये प्रोविजन ध्यान रखना है। यानी पुत्र वधु को हस्तांतरित संपत्ति से आई है, यदि कोई व्यक्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल यानी यदि बिल्कुल ही नहीं या बिना पर्याप्त प्रतिफल के बदले में, कब से,
31 मई 1973 के बाद, ये ध्यान रखना आपको। 31 मई 1973 के बाद में अगर संपत्ति का पुत्र वधु को ट्रांसफर करता है, कब, यानी 31 मई 1973 से पहले तक तो कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था, लेकिन 31 मई 1973 के बाद में अगर संपत्ति का कोई व्यक्ति अपने पुत्र वधु को, यानी एक तरह ससुर हो जाएगा, पुत्र वधु होगी तो स्वाभाविक है, या सास या ससुर पुत्र वधु को ट्रांसफर करता है, करती है, तो ऐसी संपत्ति से होने वाली आय पुत्र वधु हस्तांतरणकर्ता की आय में जोड़ी जाएगी। किसकी, जो व्यक्ति है सास है ससुर है उसकी आय में जोड़ी जाएगी, ना कि पुत्र वधु की में। धारा 64(1)(6) में ऐसा प्रोविजन यहाँ पे बना रखा है। नेक्स्ट बात करें इसमें अवयस्क बच्चों की आय के बारे में बात करते हैं। जो माइनर बच्चे होते हैं अगर उनकी आय है, तो अवयस्क बच्चे की आय को उसके माता पिता की आय में सम्मिलित किया जाता है, जिसकी कुल आय अवयस्क बच्चे की आय को छोड़कर अधिक होगी, यानी जो भी इनमें से अधिक होगी वो शामिल की जाएगी। लेकिन यदि माता पिता के मध्य संबंध न हो, यानी एक तरह से उनका विच्छेद हो चुका हो, तलाक हो चुका हो या कोई रीजन हो, तो उस दशा में वयस्क बच्चे की आय को उसके पालनकर्ता की आय में सम्मिलित किया जाएगा। धारा 64(1)(x) में ऐसा प्रावधान कर रखा है। जो भी उसका पालन करता व्यक्ति है, ठीक है, तो उसकी आय में उसको शामिल किया जाएगा। ये प्रोविजन आपको विशेष ध्यान रखना है। इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड, द इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द पेरेंट whose total income excluding the minor child's income is higher. However, if the parents are not in a relationship, the minor child's income will be included in the income of the parent who maintains the child. सेक्शन 64(1) के अंतर्गत प्रावधान कर रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आय शामिल की जाएगी। नेक्स्ट है जीवन साथी या पुत्र वधु के लाभार्थ किसके, या तो जीवन साथी पति पत्नी हो या पुत्र वधु बहू हो, के लाभार्थ किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ को संपत्ति का हस्तांतरण 31 मई 1973 के बाद करदाता द्वारा अपनी कोई संपत्ति यदि बिना पूरा प्रतिफल लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ को ट्रांसफर की जाती है, तो ऐसी संपत्ति से प्राप्त आय हस्तांतरणकर्ता की आय में उस सीमा तक शामिल होगी। किस सीमा तक, यानी ये कंडीशन है, उस सीमा तक शामिल होगी, पूरी शामिल नहीं होगी, केवल उस सीमा तक शामिल होगी जहां तक ऐसी आय उसके जीवन साथी या पुत्र वधु के तत्काल या भावी हित के लिए होगी। तो इतनी राशि यहाँ पे शामिल की जाएगी। धारा 64(1)(8) में ये इस प्रकार से यहाँ पे प्रोविजन कर रखा है। Any transfer of assets to any person of association or person for the benefit of your spouse or daughter-in-law, if after May 31st 1973 a taxpayer transfers any of their assets to any person or association or person without adequate consideration, the income derived from such assets shall be included in the transferor's income to the extent that such income is for the immediate or deferred benefit their spouses or daughter-in-law. सेक्शन 64(1)(8) में ये प्रावधान कर रखा है। नेक्स्ट है हिंदू अविभाजित परिवार, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ट्रांसफर संपत्ति से बात करें यहाँ पे, तो इसमें कंडीशन है हिंदू अविभाजित परिवार को स्थानांतरित संपत्ति से आय यदि कोई व्यक्ति 31 दिसंबर, अब इसमें क्या है ध्यान रखना आपको, 31 दिसंबर 1969 कितना है, यानी 31 दिसंबर 1969, कब है 31 दिसंबर 1969 के पश्चात अपनी स्वयं की संपत्ति को संयुक्त हिंदू परिवार, संयुक्त हिंदू परिवार में परिभाषा के रूप में देखें तो इसमें पूरा फैमिली होता है, माँ बाप दादा दादी बच्चे बच्ची सब आते हैं। तो संयुक्त हिंदू परिवार जिसका वह मेंबर है, सदस्य है, को बिना पर्याप्त मौद्रिक प्रतिफल के हस्तांतरित कर देता है, कब 31 दिसंबर 1969, कब है 31 दिसंबर 1969 के बाद में बिना पर्याप्त मौद्रिक प्रतिफल के अगर ट्रांसफर कर देता है या बिक्री कर देता है एक तरीके से, तो ऐसी संपत्ति से होने वाली आय हस्तांतरणकर्ता की आय में सम्मिलित की जाती है। यानी एक तरह से जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसका जो करता है उसकी आय में यहाँ पे उसको शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अन्य माने गए आय, कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं, इसके अलावा कुछ अपवाद है। अन्य डिम्ड इनकम के बारे में बात करें तो अन्य माने गए आय कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से आय की श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन कर अपवंचन यानी कर अपवंचन को रोकने के लिए ऐसे व्यवहारों को आय मानकर कुल आय में शामिल कर लिया जाता है। ऐसी ही आय मानी गई आय निम्न प्रकार से है। कौन कौन सी है, यानी डिम्ड इन, पहले इसका इंग्लिश वर्जन देखें, डिम्ड इनकम है तो देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शन दैट डू नॉट डायरेक्टली फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इनकम, हाउएवर द प्रिवेंट टैक्स इवेशन, such transactions are treated as income and included in the total income. such deemed incomes are as follows है। तो कौन कौन सी इसमें, एक तो अस्पष्ट नगद साख है, कौन सी है अस्पष्ट नगद साख धारा 68 के अकॉर्डिंग, फिर अस्पष्ट जो विनियोग है इन्वेस्टमेंट है धारा 69 के अकॉर्डिंग, इसके अलावा अस्पष्ट धन है कोई धारा 69 के अंतर्गत, इसके अलावा पूर्ण रूप से नहीं दिखाए गए विनियोग है धारा 69B, और इसके अलावा नए स्पष्ट किया गया व्यय है धारा 69C है, और लास्ट में है हुंडी पर लिए हुए ऋण अथवा उनका भुगतान है धारा 69D में इसका उल्लेख किया गया है। यानी अन्य माने गए आय कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो प्रत्येक रूप से आय की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन कर अपवंचन को रोकने के लिए ऐसे व्यवहारों को आय मानकर कुल आय में शामिल इनको कर लिया जाता है। तो ये बात कर चुके हैं कौन कौन सी मध्य है, 5 है।
यानी अनएक्सप्लेनेड कैश क्रेडिट है, अनएक्सप्लेनेड इन्वेस्टमेंट है, अनएक्सप्लेनेड मनी है, इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज्ड है, अनएक्सप्लेनेड एक्सपेंडिचर्स है, लोन्स बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी है। ठीक है, सेक्शन सेक्शन दे रखे हैं। इन सेक्शंस का आपको विशेष ध्यान रखना है। यानी मैंने 25 वाले सेक्शन भी आपको पढ़ा चुका हूँ और 61 का भी पैरेलल चल रहा है। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसमें पहले 16 वाला जो वीडियो था उसका कुछ पार्ट रह गया था, उसको कंप्लीट किया था। उसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत कौन कौन सी इनकम होती है, कौन सी सुकुत कटौतियाँ होती है, डिमडाई क्या होती है और हानियों को आगे कब तक ले जाया जा सकता है, एक्स्ट्रा उनके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। एंड आपका वीडियो या क्लास कंप्लीट हो चुकी है। इनकम टैक्स की अब तक आपकी 17 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। अब आपकी 18 नंबर की क्लास स्टार्ट करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार की क्यूरीज हो, कोई सस्पेंस हो, तो मुझे जरूर कमेंट करें। जो स्क्रीन पट्टी पे मेरा नंबर देख रहे हैं, आप कभी भी मुझे रात को छोड़कर कभी भी मुझे एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।